बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण हैं। पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें, 5वां अहंकार। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में पैसे गंवाने का डर असली होता है। ये डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी, लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप पैसे गंवाने के बाद स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वो खून देखती है, फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूं तो वो दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं हूं, मैं तो बेहोश हो जाता हूं। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वो कहते थे, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान ये छोटा सा वाक्य था, अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान होता है। मैं यहां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले 2 लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। कहा जाता है कि मैनहट्टन टापू की खरीदारी सबसे सस्ते सौदों में से एक रही थी। न्यूयॉर्क को $24 मूल्य के सस्ते आभूषणों और मालाओं में खरीदा गया था। लेकिन जरा हिसाब लगाएं, अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज दर पर निवेश पर दिया जाता तो सन 1995 तक वही $24 $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाते। इतने पैसे से मैनहट्टन को दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा भी खरीद लिया जाता। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय न बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने के अपने डर को कैसे दूर करें? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोगों जैसी मानसिकता रखूं। वो कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो भारी जीत होती है, और जब वो हारते हैं तो वो हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वो हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूं। वो इसी तरीके से जीवन जीते हैं। वो इसे बड़े पैमाने पर जीते हैं, यहां आसपास के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में
कॉकरोच की तरह जीते हैं, जो किसी के रोशनी चमकाने के विचार पर ही घबरा जाते हैं, और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम कर देता है तो रोने धोने लगते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है टेक्सास का नजरिया। जब वो जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है, और जब वो हारते हैं तो वो डींगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसीलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वो हार जाते हैं। महान NFL क्वार्टरबैक फ्रैन टॉक्रेंटन ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल न खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वो पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसीलिए वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच ये नजरिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि वो जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। ये पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल ये एक दुखद सैन्य पराजय है। वो अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वो अब भी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वो कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वो हमेशा यही कहानी सुनाते थे। जब वो निवेश को अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वो हमें ये कहानी सुनाते थे। जब भी वो कोई गलती करने या पैसे गंवाने से घबराते थे, तो हर बार वो हमें ये कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी, क्योंकि ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वो हमेशा आर्थिक घाटे को आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और चतुर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हारना चाहते थे, वो तो बस जानते थे कि वो कौन थे और वो पराजय का कैसे सामना करेंगे। वो उस पराजय को विजय में बदल लेंगे। इसी वजह से वो विजेता हुए और दूसरे पराजित। इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला, जबकि बाकी पीछे हट गए। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज्यादा पसंद करता हूं, वो कहते थे। उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया, साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी, जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण हैं, वो शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं। वो अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये तो सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। मैं कह चुका हूं कि अपनी साइकिल से बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कम नहीं, ज्यादा बढ़ा था। मैंने ये भी कहा है
कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी बॉल न खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जब बॉल खो देते हैं या टूर्नामेंट हार जाते हैं तो इससे उन्हें बेहतर बनने, ज्यादा कड़ा अभ्यास करने, अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से वो ज्यादा बेहतर बनते हैं। जो अंदर से विजेता होते हैं, हार उन्हें प्रेरित करती है। जो अंदर से पराजित होते हैं, वो हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का ये कथन दोहराना अच्छा लगता है, मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि ये जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद रखो, ये एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। ये विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वो रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि असफलता जीतने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉरकेंटन के उद्धरण को दोहराना चाहता हूं, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रैंक टॉरकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन हैं। वो हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो हार जाते हैं। वो एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वो जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वो बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो हार से बचने के लिए खेलते हैं। वो जीतने के लिए नहीं खेलते। वो अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास बहुत सारी नकदी, एफडी, कम ब्याज वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। ये एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन ये विजेता का पोर्टफोलियो नहीं है। ये तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत ना समझें, शायद ये बाकी की 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है। कितनी डराने वाली बात है। और सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है। बहरहाल ये उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है, लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वो तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक खेल को खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं, केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वो संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वो एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख लें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वो केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वो केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटर्न ने अपने टैंकों को बहुत बड़े दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने उन्हें एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्सों को उड़ा डाला। मैजिनाट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को छितरा लिया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा।
वो ना करें जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना। बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हैं तो सुरक्षात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है। सुरक्षात्मक ही खेलते रहें, बस जल्दी शुरुआत कर दें। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आजादी के सपने हैं और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आप हसरत रखते हैं तो खुद से पहला सवाल ये पूछें, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देता हूं? अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं, उस बिगड़ैल बच्चे की तरह जो कोई चीज गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इसे सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेलें। दिन की नौकरी करते रहें या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों में भी जोखिम होता है। मैं टैक्सेस और फ्रैंक टारकेंटन का जिक्र करते हुए ये सब इसलिए कहता हूं क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को भरना आसान है। ये दरअसल कम बुद्धि का खेल है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी ये कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है। एलेमो को याद करो। निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। हम में से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंकाएं हम सभी के मन में होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अमुक मुझसे बेहतर है। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती है। हम क्या होगा वाला खेल खेलने लगते हैं। अगर मेरे निवेश करने के ठीक बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो क्या होगा? अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं समय पर पैसे ना लौटा सकूं तो क्या होगा? अगर चीजें मेरी योजना के हिसाब से नहीं होती हैं तो क्या होगा? या हमारे मित्र या प्रियजन भी हमें अपनी कमियों की याद दिला सकते हैं। वो अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? अगर ये विचार इतना ही बढ़िया होता तो अब तक इसे किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया? ये कभी कारगर नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। शंका के ये तीर अक्सर इतने तीखे होते हैं कि हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार तो हमारी नींद भी उड़ जाती है। हम आगे कदम ही नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को पास से गुजरते देखते हैं और अपने भयभीत दिल के साथ अकर्मण्य अवस्था में बैठे रहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा महसूस किया है, कुछ ने कम तो कुछ ने ज्यादा। फिडेलिटी मेजेलन म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते थे, जो हम सभी सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर ये बाहर से आता है, अक्सर मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच सन 1950 के दशक का वो समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे
और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने के बजाय उन्होंने उस पैसे का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो पूरे देश में रिवॉल्वरों की बिक्री बढ़ जाती है। वॉशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट से मर जाता है, जिसके बाद एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि वो सभी तरह के मीट अच्छी तरह से पकाएं। एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है। नतीजा ये होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि निवेश के मामले में संसार छोटे मुर्गों से भरा हुआ है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गों की बात का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छोटा मुर्गा छुपा रहता है। विनाश की अफवाहों और निराशा की बातों से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसके लिए अक्सर भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन हर समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय दरअसल पैसे बनाने के सबसे अच्छे समय होते हैं। जब बाकी सभी लोग कदम बढ़ाने से बहुत डर रहे होते हैं तो वो ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। कुछ समय पहले रिचर्ड नामक एक मित्र किम और मुझसे मिलने के लिए बॉस्टन से फीनिक्स आया। वो शेयरों और रियल एस्टेट में हमारे किए कामों से बहुत प्रभावित था। फीनिक्स में रियल एस्टेट के भाव मंदे चल रहे थे। हमने 2 दिन उसे मौके की कई रियल एस्टेट जायदादें दिखाईं, जहां हमारे हिसाब से कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि के उत्कृष्ट अवसर थे। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट्स नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कंपनी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एजेंट को फोन किया, जिसने उस दोपहर रिचर्ड को वो मकान बेच दिया। 2 बेडरूम के उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी, जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे। उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बॉस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन करके बताया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत फोन लगाकर कारण मालूम किया। उसने बस इतना ही कहा कि उसका पड़ोसी उसे बता रहा था कि ये एक बुरा सौदा था क्योंकि वो इसे बहुत महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने इस बात से इनकार किया। जब मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसने पड़ोसी की बात क्यों मानी तो वो रक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वो ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार ने पलटी खाई और कुछ ही साल बाद वो छोटा मकान हर महीने $1,000 किराया देने लगा। ठंड के महीनों में $2,500। मकान की कीमत अब बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को तो बस $5,000 डाउन पेमेंट देना था और उसके चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। वो आज तक कुछ नहीं कर पाया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का अफसोस कहा जाता है और ये हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा मुर्गा जीत गया और स्वतंत्रता का अवसर चला गया। एक और उदाहरण देखिए। मैं अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा एफडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में रखता हूं। मुझे हर साल 16% की कमाई होती है, जो निश्चित रूप से एफडी पर बैंक की ब्याज दर से ज्यादा होती है। सर्टिफिकेट्स रियल एस्टेट की तुलना में सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित भी रहते हैं, और ये भी ज्यादातर बैंकों से बेहतर है। वो जिस फॉर्मूले पर खरीदे जाते हैं उसकी वजह से वो सुरक्षित होते हैं, बस उनमें तरलता यानी तत्काल बेचने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए मैं उन्हें 2 से 7 साल तक की एफडी मानता हूं। हर बार जब मैं किसी को बताता हूं कि मैं अपने पैसे को किस तरह रखता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि ये खतरनाक है, खास तौर पर तब जब उनका खुद का पैसा एफडी में लगा हो। वो मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला तो वो किसी मित्र या निवेश पत्रिका का हवाला देते हैं। उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है, लेकिन वो काम करने वाले आदमी को वो बता रहे हैं
कि उसे क्या क्यों नहीं करना चाहिए। मैं 16% की न्यूनतम आमदनी की उम्मीद करता हूं, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं ज्यादा मुनाफे को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही शंकाएं और निराशावाद ही ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने पर विवश करता है। असल संसार इंतजार कर रहा है कि आप अमीर बने। सिर्फ आपकी शंकाएं ही आपको गरीब रखे हुए हैं। जैसा मैंने कहा था, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान होता है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी शंकाओं के कारण ही ज्यादातर लोग निष्क्रिय रहते हैं और चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। अमीर डैडी कहते थे, निराशावादी कभी नहीं जीतते हैं। अनियंत्रित शंका और डर के कारण इंसान निराशावादी बन जाता है। निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। अमीर डैडी स्पष्ट करते थे कि आलोचना आंखें बंद कर देती है, जबकि विश्लेषण उन्हें खोल देता है। विश्लेषण से विजेताओं को यह देखने की अनुमति मिलती है कि आलोचक अंधे हैं। इसकी बदौलत वो उन अवसरों को भी देख लेते हैं जो किसी दूसरे को नहीं दिख पाते, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की क्षमता हर तरह की सफलता की कुंजी है। जो भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है, उसके लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश साधन है। ये एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी मैं रियल एस्टेट के साधन का जिक्र करता हूं, मुझे प्रायः यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी निराशावादी के बहाने कहते थे। वो व्यक्ति जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जब कोई कहता है मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, तो मेरा मन होता है कि मैं पलट कर सवाल करूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये मेरा प्रिय काम है? वो दरअसल ये कह रहे हैं कि उन्हें जो चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से स्वतंत्र होने के बारे में बात करता हूं और उनका ध्यान टॉयलेट पर केंद्रित होता है। इसी विचार प्रक्रिया के चलते ज्यादातर लोग गरीब बने रहते हैं। वो विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है। मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने के लिए अच्छी मेहनत करता हूं, जो टॉयलेट ठीक करने का काम संभाल ले। मकानों या अपार्टमेंट को संभालने वाला बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर खोजने से मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे बहुत ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट के क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। अच्छा मैनेजर खोजना मेरे लिए अच्छी रियल एस्टेट खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेहतरीन प्रॉपर्टी मैनेजर को अक्सर बेहतरीन सौदों के बारे में रियल एस्टेट से पहले जानकारी मिल जाती है, जिससे वो और भी मूल्यवान बन जाता है। तुम्हारी सफलता की कुंजी मैं नहीं करना चाहता में छिपी है। इससे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पता लगाया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग लगातार कहते रहते हैं मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, वो अक्सर खुद को इस शक्तिशाली निवेश साधन से वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शेयर बाजार में मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, मैं अपने पैसे नहीं गंवाना चाहता। देखिए, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई दूसरा व्यक्ति पैसा गंवाना चाहता है? वो सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वो पैसा न गंवाने का चुनाव करते हैं। विश्लेषण करने के बजाय वो एक और शक्तिशाली निवेश साधन यानी शेयर बाजार की ओर आंखें मूंद लेते हैं। कुछ साल पहले मैं अपने मित्र के साथ नजदीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने बोर्ड पर नजर डालकर देखा कि गैस का भाव ऊपर जा रहा था और ऑयल के भाव का भी यही हाल था। मेरा मित्र चिंता का कीड़ा या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और यह आमतौर पर उसी के सर पर गिरता है।
जब हम घर लौटे तो उसने मुझे तमाम आंकड़े दिखाए कि तेल का भाव अगले कुछ सालों में ऊपर क्यों जाने वाला है। मैंने वो आंकड़े पहले कभी नहीं देखे थे, हालांकि मेरे पास एक ऑयल कंपनी के काफी सारे शेयर पहले से ही थे। ये जानकारी मिलने के बाद मैंने तुरंत एक नई सस्ते शेयरों वाली ऑयल कंपनी खोजी जो तेल के कुछ भंडार खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित था और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के भाव पर 15,000 शेयर खरीद लिए। 3 महीने बाद वही दोस्त और मैं उसी गैस स्टेशन के पास से गुजरे। निश्चित रूप से प्रति गैलन भाव लगभग 15% बढ़ गए थे। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि 1 महीने पहले ही इस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल भंडार खोज लिया था और उसके सलाह देने के बाद उस शेयर का भाव $3 से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मेरे दोस्त की कही बात सच है तो गैस के भाव बढ़ते रहेंगे। अगर लोग ये समझ लें कि शेयर बाजार के निवेश में स्टॉप कैसे काम करता है तो ज्यादा लोग हार से बचने के लिए निवेश करने के बजाय जीतने के लिए निवेश करने लगेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह बहुत बढ़िया तरीका है। इसलिए जब भी मैं लोगों को उनके मैं नहीं करना चाहता पर ध्यान केंद्रित करते देखता हूं और वो जो चाहते हैं उस पर से ध्यान हटाते हुए देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि उनके दिमाग में बहुत शोर हो रहा होगा। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी हो गया है और चिल्ला रहा है, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट खराब हो रहे हैं। इसीलिए वो अपने नहीं करना चाहता से बचते हैं, लेकिन इसकी वो भारी कीमत चुकाते हैं। वो जिंदगी में जो चाहते हैं शायद वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। विश्लेषण करने के बजाय उनके अंदर बैठा छोटा मुर्गा उनका दिमाग बंद कर देता है। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे से निपटने का एक तरीका बताया था। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार गंवा दिया था और वो सामाजिक सुरक्षा के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। ये राशि बहुत कम थी, इसलिए फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी बेचने के लिए वो पूरे अमेरिका में घूमने लगे। किसी के हां कहने से पहले उन्हें 1009 बार नहीं कहा गया और आगे चलकर वो उस उम्र में करोड़पति बने जब अधिकतर लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। अमीर डैडी हरलैंड सैंडर्स के बारे में कहते थे, वो बहादुर और लगनशील इंसान थे। तो जब भी आप शंका में हों और थोड़ा सा डर महसूस कर रहे हों तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया। उन्होंने उसे भून डाला। आलस को पार करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां सुनी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत ज्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वो जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वो ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वो निराश हो जाता है तथा काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है, वो व्यस्त हैं और वो व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि वो उस चीज से बचना चाहते हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं होती। दिल की गहराई में वो ये बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वो गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर वो नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वो अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वो जानते हैं कि वो किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से बच रहे हैं। ये आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच।
हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज है। मेरी मां कहा करती थी, लोभी लोग बुरे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर, नई या रोमांचक चीजें पाने की हसरत रहती है, तो इच्छा के उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी मां का प्रिय वाक्य ये था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरे डैडी का प्रिय वाक्य था। तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम तो जानते ही हो हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं हुआ जितना कि उसके पीछे के गुस्से और अपराध बोध के सम्मिश्रण का हुआ। इसके उलट अपराध बोध की यात्रा ये थी, तुम्हारी खातिर ये खरीदने के लिए मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूं क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे ये कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वो अपनी कार को अपने गैरेज में नहीं खड़ी करना चाहता। गैरेज उसके बच्चों के खिलौने से भरा हुआ है। वो बिगड़े हुए बच्चे जो भी मांगते हैं वो उन्हें तुरंत मिल जाता है। वो हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो। उसने उनके कॉलेज की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चों के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वो अपने बच्चों को लास वेगास की सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग भाव से कहा, मैं ये बच्चों की खातिर कर रहा हूं। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे घर में मैं यही सुनता रहता हूं। इसके बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से ये कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। वो मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और ये जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वो महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता ये एक झूठी बात है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वो कहा करते थे, ये जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूं, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूं, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है, ये सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। मैं वैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता हूं, वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो तो सही, आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है। मेरे बॉस चाहते हैं कि ये काम सुबह तक पूरा हो जाए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। इससे दुख और लाचारी भी उत्पन्न होती है, जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? इससे संभावनाओं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। इसीलिए अमीर डैडी इस बारे में इतने चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्ते हम ये समझ लें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये सवाल पूछने से एक ज्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वो पूछते थे, तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? और इसमें कॉलेज शामिल था, जिसकी फीस का खर्च हमने खुद उठाया था। वो हमें लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। मेरी समझ से आज समस्या यह है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। ये उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वो जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के अवचेतन में ये पुराना ठूंसा गया विचार रहता है, ये मुझे नहीं मिल सकती, या मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल था,
मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप आलस को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है थोड़ा सा लालच। ये WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। इंसान को बैठकर यह सवाल पूछने की जरूरत है, अगर मुझे दोबारा कभी काम ना करना पड़े तो जिंदगी कैसी रहेगी? अगर मेरे पास वो सारा पैसा हो जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? इस थोड़े से लालच, किसी बेहतर चीज को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने, यह आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज की अति बुरी होती है, इसीलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस वो बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज्यादा बुरा है, क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा से महरूम कर देता है। मैं सोचता हूं कि एलेनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा था, यही करें जो दिल में सही महसूस हो, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आप बुरे हैं। बुरी आदतों को पार करना। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का होता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कॉनन द बारबेरियन फिल्म देखने के बाद एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहता हूं। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। एक और मित्र बोला, मैंने तो सुना है कि दरअसल एक समय वो बहुत कमजोर और दुबला था। हाँ, मैंने भी सुना था। एक और बोला, मैंने उसकी आदत के बारे में सुना है कि वो लगभग हर दिन जिम जाता है। हाँ, और उसे देखकर लगता ही है। समूह का निराशावादी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं शर्त लगाता हूं कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा अर्नोल्ड की बातें छोड़ो, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि आदतें किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने हमेशा की तरह मुझे उदाहरण देकर समझाया। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, क्या उनके पास पैसे बचते हैं? बहुत कम, मैंने कहा। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो आर्थिक मुश्किलों में है। अमीर डैडी बोले, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी हर एक को पहले पैसे देते हैं, वो खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और वो भी तब अगर उनके पास कुछ बचे। आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं है, मैंने कहा। लेकिन बिल तो चुकाने ही होते हैं ना। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो अपने बिल ना चुकाएं? नहीं, हरगिज नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर बिल चुकाने में पूरा भरोसा करता हूं। मैं तो बस खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, सरकार को पैसे देने से भी पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो तो क्या होता है? मैंने पूछा। तब आप क्या करते हैं? वही, अमीर डैडी ने कहा, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, भले ही पैसा कम हो। मेरे लिए मेरा संपत्ति वाला कॉलम सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? हां, अगर मैं उन्हें पैसे ना दूं। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को पैसे ही मत दो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, भले ही मेरे पास पैसा कम हो। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? अमीर डैडी बोले, ये कैसे का सवाल नहीं है, असल सवाल तो क्यों का है। ठीक है, क्यों? प्रेरणा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ज्यादा जोर जोर से शिकायत कौन करेगा, मैं या मेरे लेनदार?
आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज्यादा जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए जवाब दिया। अगर आप खुद को पैसे नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो तुमने देखा, खुद को पैसे देने के बाद टैक्स और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इससे मैं आमदनी के दूसरे जरिए खोजने के लिए मजबूर हो जाता हूं। भुगतान करने का यह दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त नौकरियां की हैं, कई कंपनियां शुरू की हैं, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की है। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। उस दबाव की वजह से मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की। मैं सोचने के लिए विवश हुआ और पैसों के संदर्भ में कुल मिलाकर अधिक चतुर तथा फुर्तीला बना। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन मैं कड़का होता। तो ये सरकार या दूसरे लेनदारों का डर है जो आपको प्रेरित करता है। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत दबंग होते हैं। सामान्य वसूली करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। अधिकतर लोग इन दबंग लोगों से डर जाते हैं। वो उन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। तुमने 98 पाउंड के उस कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी ही होगी जिसके चेहरे पर लोग रेत उछालते हैं। मैंने सर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ वो विज्ञापन बहुत बार देखा है। देखो, ज्यादातर लोग पैसे वसूलने वाले इन दबंगों को अपने चेहरे पर रेत उछालने देते हैं। मैंने दबंग लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जाए ये सोचने के लिए खुद को मजबूर करना जिम जाकर वजन उठाने के व्यायाम करने जैसा है। मैं पैसे की अपनी मानसिक मांसपेशियों का जितना ज्यादा व्यायाम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत बनता हूं। अब मैं उन दबंग लेनदारों से घबराता नहीं हूं। मुझे अमीर डैडी की कही हुई बात पसंद आई, यानी अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। अमीर डैडी ने सर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे अंत में पैसा देता हूं या नहीं देता हूं तो मैं ज्यादा कमजोर हो जाता हूं। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक मुझे जिंदगी भर इधर से उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में पैसे की अच्छी आदतें नहीं हैं। अमीर डैडी ने सर हिलाया, 98 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहते थे, जो मैं जानता हूं उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूं, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। जब भी मैंने अहंकार किया है मैंने पैसे गंवाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं अहंकारी रहता हूं तो मुझे सचमुच भरोसा रहता है कि जो मैं नहीं जानता वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चर्चा करते समय मैंने ऐसा अक्सर होते देखा है। वो चर्चा में शेखी बघार कर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के रटे रटाए जुमले बोलते जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें। अध्ययन सत्र, अध्याय 7, सबक 7, बाधाओं को पार करना। सार, 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग प्रचुर कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते। ये हैं: पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और पांचवा अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखते हैं। डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वो वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है।
फर्क यह है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उबरने का एक तरीका जल्दी शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है, उसके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा समय न बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो? अमीर डैडी ने इस मामले में टेक्सास वासी की तरह सोचने की सलाह दी है। बड़ा दांव जीतो, बड़ा दांव हारो। हार के प्रति आपका नजरिया ही मायने रखता है। टेक्सास वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और वो जब हारते हैं तो डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वो कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा न गंवाया हो, लेकिन वो हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एलेमो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टेक्सास वासियों ने इसे एक नारे में बदल लिया है, एलेमो को याद रखो, ताकि ये उन्हें महान विजयों के लिए प्रेरित करे। टेक्सास वासियों की तरह ही अपने नुकसानों को दफन मत करो, उनसे प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकेफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। यहां तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने देश को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना जब ये महानता की ओर ले जा सकती है। ये समझ लें कि असफलता से न घबराने का ये मतलब नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की जरूरत होती है। इसीलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह विजेता पोर्टफोलियो नहीं होता है। वो हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित्त होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डलियों में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए असफलता के प्रति साहस और सही नजरिए की जरूरत अवश्य होती है। निराशावाद को पार करना, चाहे ये हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हों, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा ये होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित न होने देने के लिए भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज्यादा डरता है तो वो ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें इसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण बताया है जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कॉन्डो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट पर पीछे हट गया जब एक पड़ोसी ने उससे कहा कि ये बहुत बुरा सौदा है। पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वो इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता और वो चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा सीडी यानी कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स में रखते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शंका के शिकार हैं। उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है और वो इसे करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि ये काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते थे,
निराशावादी आलोचना करते हैं जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसर देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेश साधन है। ये एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वो अक्सर सुनते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वो टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं गंवाना चाहते, लेकिन वो उस निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसे बनाने से वंचित रह रहे हैं। आलस को पार करना, व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज्यादा व्यस्त के अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी ना कर पाएं। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। ये सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये कहने के बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर ये कर लें, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं। ये मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज नहीं कर सकते, ये कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं से मस्तिष्क और आत्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे वहन कर सकता हूं। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुरानी रूढ़ी के खिलाफ जूझना था जिसने ऐसे लालच का दमन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़े से लालच यानी किसी बेहतर चीज को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती है। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वो जानते थे कि अगर वो कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। अगर वो खुद को अंत में पैसे देते तो वो इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहां से लाई जाए, खुद को ये सोचने के लिए विवश करके वो वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब भी वो अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो जो नहीं जानते थे वो महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में पाया है कि वो बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़े तर्क वितर्क के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वो ये नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज नहीं है। अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। आलोचना के बजाय विश्लेषण करने का चयन करें। निराशावादी आलोचना करते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन चूके हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाए थे। दाएं गोलार्ध का पल। नई आदतें डालकर पुरानी आदतों के पार जाएं, जैसे खुद को अंत के बजाय पहले पैसे दें। अवचेतन पल। असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल के बाहर रखता है। इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें, जैसा टेक्सास वासियों ने एलेमो की स्मृति के साथ किया है।
रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच का बुनियादी फर्क यह है कि वो डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल न खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो। और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से नहीं जीत पाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि उनके लिए पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और चतुर बनाएगी। ऐसी बात नहीं थी कि वो हारना चाहते थे, वो बस ये जानते थे कि वो कौन थे और वो नुकसान को कैसे संभालेंगे। वो हार को जीत में बदल लेते थे। टेक्सास वासी अपनी असफलताओं को दफन नहीं करते हैं, वो उनसे प्रेरित हो जाते हैं। वो अपनी असफलताओं को लेते हैं और प्रेरक नारों में बदल लेते हैं। जब डर और शंका की बदली हमारे विचारों पर छाती है तो हम सभी थोड़े भीरू बन जाते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान है, इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन शंकाएं ज्यादातर लोगों को पंगु बना देती हैं। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये दुख उत्पन्न होता है, एक असहायता जो निराशा और अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाती है। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं? संभावनाओं, रोमांच और स्वप्नों के द्वार खोल देता है। यदि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, मानसिक रूप से भी और वित्तीय दृष्टि से भी। पैसे, वित्त और निवेश के संसार में कई लोग हैं जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उसमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1। क्या आपने अपने जीवन में असफलता के डर का अनुभव किया है? क्या आप उस डर को जीत पाए थे? कैसे? प्रश्न 2। अमीर डैडी ने यह सलाह दी थी कि हम में टेक्सास वासियों जैसा नजरिया होना चाहिए। बड़ा जीतें, लेकिन अगर आप बड़ा हारें तो इसके बारे में चिल्लाएं और प्रेरक नारे के रूप में इसका इस्तेमाल करें। इस नजरिए को अपनाने में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या यह आपको रोमांचित करता है या फिर डराता है? प्रश्न 3। आप अपने जीवन में उन आलोचकों को कैसे संभालते हैं जो आपको जोखिम लेने से हतोत्साहित करते हैं, जबकि आपको विश्वास होता है कि आपके पास जीतने की अच्छी खासी संभावना है? प्रश्न 4। क्या आप कभी मैं नहीं कर सकता की वजह से निश्चित निवेश साधनों से बचे हैं? जैसे मैं रियल एस्टेट में निवेश इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट की मरम्मत नहीं करना चाहता। आप अगली बार किस तरह भिन्न प्रतिक्रिया कर सकते हैं? प्रश्न 5। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि थोड़ा लालच आलस के इलाज का जवाब है? क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न 6। क्या लालच या इच्छा ने आपको जीवन में प्रेरित किया है? प्रश्न 7। क्या आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं या अपने बिल पहले चुकाते हैं? अगर आप खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं तो इसे बदलने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं? प्रश्न 8। क्या अहंकार की वजह से आपने कभी कोई अवसर गंवाया है? आपने उससे क्या सीखा?
प्रश्न 9। वित्तीय ज्ञान का कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आप अज्ञानी हैं? कौन से कुछ संसाधन हैं जो आप उस विषय पर खुद को शिक्षित करने के लिए खोज सकते हैं? शब्दावली की परिभाषा। स्टॉप। स्टॉप एक कंप्यूटर कमांड है जो आपके शेयर को अपने आप बेच देती है अगर भाव घटने लगता है, जिससे आपको अपने नुकसान को न्यूनतम रखने और कुछ लाभों को अधिकतम करने में मदद मिलती है।